ओके जी, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लासेस क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, दिस कीवर्ड क्या होता है, मैप्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, आज से अगर आज का लेक्चर आपने सही समझ लिया तो समझ लो कि आपको फ्लटर की जो यूआई वाली साइड की भी आपको 70% समझ आ गई है। 70 तो नहीं, खैर 50%। आपको लॉजिक वाइज चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होनी है वो यही इस्तेमाल होनी है। फ्लटर जब शुरू होनी है तो क्लासेस से ही शुरू होनी है। ठीक है, अब एक मेरे पास ऑप्शन है मैं रिपलेट पे काम करूं, और सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं आपको वी एस कोड के अंदर काम करूं। और आपने भी आज से घर जाके वी एस कोड के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, सो वी एस कोड से मैं काम शुरू करवाता हूँ। वी एस कोड पे नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले व्यू पे जाएंगे और फिर कहाँ पे जाएंगे? कमांड पैलेट पे। अगर यहाँ पे से नहीं जाना तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाइए, और यहाँ पे क्या लिखना है? डार्ट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, डार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, कंसोल एप्लीकेशन आपने कर ली ओपन, और डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप नया एक कोई भी लिख के, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डार्ट एप्लीकेशन 1 लिस्ट के नाम से। इसमें ख्याल रखना है कि सारे वर्ड संभाल होने चाहिए। ठीक है, और ये मैं इसको डू नॉट सेव करके एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाता हूँ। ये अभी थोड़ी देर में एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। इंटरनेट के बगैर ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन एक्साइटिंग के अंदर एक ऑप्शन होती है ऑफलाइन की। अगर आप ऑफलाइन की फंक्शन ऑन कर देंगे तो वो आपकी बगैर भी हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास क्योंकि ये कुछ चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको नेसेसरी चीज़ें लेके आ रहा होता है, सो दैट्स वाई ये कुछ चीज़ें जो है पब गेट रनिंग लिब फोल्डर ये क्रिएट हो गया। हमने किसके ऊपर काम करना है? इस बिन फोल्डर के अंदर। ठीक है, इस बिन फोल्डर के अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, बिन फोल्डर के अंदर एक ये किसी भी एप्लीकेशन का डार्ट एप्लीकेशन लिस्ट डॉट डार्ट के नाम से ये एक दिया हुआ है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस सारे को क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट कहाँ से शुरू होता है? वॉइड मेन से। ठीक है, ये तो आपको समझ लग गई इतना सब। अब हम यहाँ से हमने वेरिएबल्स पे काम कर लिया सारा, वेरिएबल्स किस तरह से प्लस माइनस करवाने काम कर लिया, फंक्शंस के ऊपर काम कर लिया, फंक्शंस भी बना लिया हमने, सारा सीख लिया। क्लासेस क्या होती हैं? क्लास क्या होती है वैसे? कोई आम जुबान में बताइए, क्लास क्या होती है? टेम्पलेट एक ऐसा बंदा जिसको कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग का, वो कहेगा यार पता नहीं क्या प्लेट सा कह रहा है। वैसे आम लफ्ज़ों में और जेनेरिक हो जाओ, क्या होगा? सर एक खास किस्म, जैसे कि मतलब इंसान एक क्लास है और जानवर जो बाकी हैवान है वो एक क्लास है, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें बाकी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं और इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी की क्लास जो है इसको डिफाइन करो, क्या डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? क्लास में पढ़ते हो ना, तो कैसे आप अपनी क्लास को डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे? मतलब जिसमें सारे सीएस के स्टूडेंट हैं और 7 सीएस के हैं। हाँ, मतलब ऐसी चीज़ या एक ऐसी किताब या ऐसा घर या एक ऐसा, जैसे उसने टेम्पलेट का है, ऐसा सफ़ा या ऐसी कोई चीज़ या ऐसी चीज़ों को मजमूआ जो कि अपने पास एक जैसे लोगों की खासियतें, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके करेक्टरिस्टिक्स और उनका ही डाटा पड़ा होता है। जिस तरह से आप लोगों का स्टोर रूम होता है। ठीक है, अब स्टोर रूम में क्या होता है? एक कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है, मतलब उसमें आप फ्रिज भी रख सकते हो, एसी भी रख सकते हो, है ना? तो वो क्या क्लास हो सकती है? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी पड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों का क्लासरूम है या किचन है, किचन में क्या चीज़ें पड़ी होती हैं? सिर्फ खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, आपको कोई कहे कि आओ आटा लेके आओ, तो आप कहाँ जाओगे? स्टोर में जाओगे ना, किचन में जाओगे। प्लेटें लेके आओ, कहाँ से लेके आओगे? किचन से ही लेके जाओगे। तो उसका मतलब क्या हुआ? क्लास क्या होती है? एक ऐसी चीज़ जहाँ पे एक जैसी चीज़ें मिला के रख दी जाती हैं, और जब किसी को कहो कि भाई, अब देखो आप ही क्लास में से कहूँ कि यार
सना को बुलाओ, ठीक है। पहले पूछना पड़ेगा, सना है ही नहीं आप लोगों के पास, नहीं ना, ठीक, मुझे पता था, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि BScs के 7th रोल नंबर को बुलाओ, तो क्लास कौन सी कॉल की मैंने? BScs क्लास का नाम, रोल नंबर क्या है? 7। अब उस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना हुआ था, कौन सा? रोल नंबर के नाम से, और उसमें एक बंदे को मैंने बता दिया कि रोल नंबर 7 को बुला के लाओ, ठीक है। अब मैं कहूँ रोल नंबर 10 को बुला के लाओ, रोल नंबर 20 को बुला के लाओ। अब एक क्लास है, सारों के रोल नंबर का एक वेरिएबल डिफाइन कर दी गई, एक ही वेरिएबल डिफाइन है। अब बार बार इसको हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल। मैं कहता हूं कि क्लास रोल नंबर, मैं कहता हूं कि क्लास BScs 7 का वो बच्चा जिसके CGPA सबसे ज्यादा है उसको बुला के लाओ। अब CGPA कैलकुलेट का एक फंक्शन बना हुआ है, अब वो फंक्शन किस क्लास में बना पड़ा है? BScs 7 के। तो उस क्लास के अंदर जाके उस फंक्शन को मैंने कॉल करवा लिया, ठीक है। एक ही टाइप की प्रॉपर्टीज हूं, एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स हूं, एक ही टाइप के वेरिएबल्स हूं, एक ही टाइप के लोग रहते हो जहां पर, ठीक है। अजान वाले, ओके जी। सो क्लास क्या होता है जी? क्लास क्या होता है आप बताओ? हाँ, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि एक ही तरह के फंक्शन भी हो सकते हैं। हाँ, एक ही तरह की चीज़ें हैं जिसमें कॉमन, जिस तरह कम्युनिटी होती है ना, अब क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, अब उनमें एक तरह की प्रॉपर्टीज़, हिंदू कम्युनिटी है, वो एक जैसी वैल्यूज़ रखते हैं अपने पास। तो अभी क्लास बनाते हैं। क्लास की जो नॉर्मल डेफिनेशन है, इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ एनीथिंग विच हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन, बस सिंपल थिंग, ठीक है। और इसको अभी हम करके देखते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि मेरे अब्बा जी पढ़ाते थे ना, मैथ जब पढ़ाते थे तो उनके पास 8-10 बच्चे, 10-12 बच्चे आने, तो तब वो वाइट बोर्ड का कंसेप्ट हमारे पास नहीं था, हम वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे। तो ऐसे 10-12 बच्चों ने बैठ जाना, और कार्बन पेपर का नाम सुना होगा आपने? कार्बन पेपर का भी इस्तेमाल नहीं किया? किस दौर में रहते तुम? जिंदगी गुजारी नहीं तुम लोगों ने जिसको कार्बन पेपर का नहीं पता, ठीक है। अब कार्बन पेपर में ये होता है कि एक रजिस्टर रखा, उसका एक पेज, नीचे कार्बन पेपर रखा, दूसरा पेज, फिर नीचे कार्बन पेपर रखा, तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, ऐसे मतलब लिखते जा रहे हैं। अब ऊपर वाले सफ़े पे लिखते जा रहे हैं, नीचे वो खुद ही छपता जा रहा है सारों के ऊपर, ये कार्बन पेपर होता है, ठीक है। अब वो एक जगह पे लिखते जा रहे हैं, वो सारों पे टेम्पलेट वही, सब पे एक टेम्पलेट बना के रख ली, वो सारों पे वही चलती जा रही है, ठीक है। सो क्लास बनाते हैं, क्लास कभी भी मेथड के अंदर नहीं बनाते। क्लास के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, याद रख लो। 4 चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़, उसे हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। सेकंड, उसके फंक्शंस। पहला क्या है? जिस तरह एक स्टूडेंट की क्लास बनाई तो उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स डिफाइन हो सकते हैं? नाम, एज, CGPA, हाइट, ठीक है। उसके अंदर कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शन कौन कौन से? जैसे बिहेवियर्स कहते हैं। बिहेवियर्स मतलब इस तरह एक इंसान है, इंसान की क्लास, ह्यूमन की क्लास बनाऊँ तो ह्यूमन की क्लास में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले उसके प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ह्यूमन की क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं कहता हूँ कि रंग, एज, हाइट, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसके बिहेवियर्स, इंसान क्या क्या काम कर सकता है, चलना फिरना, उठना, काम करना, प्रोफेशन जो भी उसका होगा। फिर उसके अंदर तीसरी चीज़ आती है कंस्ट्रक्टर। क्लास के अंदर एक होती है प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, कंस्ट्रक्टर। ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पहले 2 चीज़ों में चौथी चीज़ होती है गेटर एंड सेटर, ठीक है। इसको भी मैं आपको टेक्निकली चीज़ों में समझाता हूँ आपको मैं, ठीक है। सो हम बात करते हैं पहले क्लास के अंदर 2 चीज़ें जो हमें समझ लग रही हैं अभी, कि प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर्स। क्लास के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। फंक्शंस के अंदर, मतलब जो बिहेवियर है उसे हम फंक्शंस भी कह सकते हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम वेरिएबल्स कह सकते हैं, ओके। सो फंक्शंस के अंदर क्लासेस नहीं बन सकती, फंक्शंस के बाहर ही बनेंगी। सो मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ? एक क्लास। सिंपल क्या लिखा? क्लास लिखा। यू समझिए, ट्रिपल ईट ही है, ओके। क्लास लिखी, क्लास को कोई ना कोई नाम देंगे। कौन, क्या नाम दें? जल्दी बताओ, कोई एक क्लास बताओ, कोई एक क्लास। स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट की एक क्लास बना दी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? क्लास किस तरह से डिफाइन करते हैं? या यहां से आपसे कोई पूछे तो ऊप क्या होती है, तो ऊप का क्या डेफिनेशन है?
ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਫਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ। ਊਪ क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका मुझे तर्जुमा बताओ उर्दू में। मतलब ये सारी एक ऑब्जेक्ट के गिर्द हाँ, होती ओरिएंटेशन क्लासेस आपकी होती हैं, यहाँ से इब्तदा हो रही है, इब्तदाई क्लास। प्रोग्रामिंग का आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या है? एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज अ ऑब्जेक्ट, मतलब पर्सन प्लेस और थिंग, एवरी नाउन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब मैं, कोई क्लास, कोई यूनिवर्सिटी, कोई दरवाज़ा, कुछ भी, एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऐसी चीज़ जो कि ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही होती है उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि ऑब्जेक्ट से शुरू होती है। सो क्लास क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब दो तरह के डेटा टाइप्स होती हैं, एक कौन सी? बिल्ट इन डेटा टाइप, एक होती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप प्री डिफाइंड होती है बेटा, एक होती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब बिल्ट इन डेटा टाइप्स हमने सारी पढ़ ली, कोई एक बताओ बिल्ट इन डेटा टाइप। आपसे पूछा मैंने, सॉरी सर। आप बताओ। ठीक है, ठीक है। एक होती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कौन सी होती है? क्लासेस। क्लासेस कौन सी होती हैं? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। अभी आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। डेटा टाइप होती है। जी, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप आपको दिखाता हूँ मैं कैसे। क्लास का नाम लिखा, क्या लिखा? स्टूडेंट, और ये मैंने इसकी ब्रैकेट्स लगा दी। ये क्लास का क्या होता है? सिंटैक्स। क्लास का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से, आप लोग शुरू में गलती करोगे। ये क्लास का नाम हमेशा, क्लास जो होता है वो सी स्मॉल होता है, लेकिन जो क्लास का नाम क्या यहाँ पे है? स्टूडेंट। ये कहाँ से शुरू होता है? हमेशा कैपिटल से। आप लोगों, जब आप लोग फ्लटर के अंदर काम कर रहे होगे तो आपको कहीं ना कहीं जब कॉम्प्लेक्स थिंग्स आएंगी तो आप अगर क्लास का नाम स्मॉल लिखोगे तो वो एरर्स थ्रो कर देगा आपको। तो इसीलिए इसे कहते हैं कन्वेंशन, रवायत। जैसे कि ईद पे पैंट शर्ट पहनना कोई मजायका तो नहीं है, लेकिन एक रवायत है, ट्रेडिशन है, क्या कि शलवार कमीज़ पहननी है, वो ट्रेडिशन है। तो डेवलपमेंट के अंदर भी क्या होती हैं? ट्रेडिशंस बन जाती हैं कि आपने इनको फॉलो करना है ताकि, और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या बन जाती हैं? स्टैंडर्ड्स बन जाती हैं। जिस तरह आजकल वो डाटा केबल्स चल रही हैं सी टाइप वाली, अभी स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा वो स्टैंडर्ड बन जाएगा, ठीक है। पक्के घर एक स्टैंडर्ड बन गया। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता, अब आप यूँ समझिए कि रट्टा मार लो कि ये स्टैंडर्ड ही समझ लो, वैसे है नहीं। लोगों ने, तुम लोग मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे किसी को इंटरव्यू दोगे तो वो आपने यही कहना है कि ये क्लास का नाम कैपिटल होना चाहिए, ये ट्रेडिशन है, डेवलपर सारे इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे आके इसको स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं। ओके, स्टैंडर्ड क्लास बना दी। इसके कितनी चीज़ें होती हैं अभी के लिए? प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस। सो एक प्रॉपर्टी बना दी, क्या जी? स्ट्रिंग, क्या? नेम, ठीक है जी, स्ट्रिंग नेम। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। दूसरा क्या लिखा जी? इंट एज। ओके, एज भी डिफाइन कर दी। अब ये कह रहा है कि भाई द नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड। ये क्या बोल रहा है? नल सेफ्टी का। ये कह रहा है कि भाई जब आपने इसको कॉल करवाना, ये तो नल वैल्यू दे रहा है, आपने कोई वैल्यू डिक्लेयर ही नहीं की। तो आपने नल वैल्यू से बचने के लिए क्या करते हो? आप स्ट्रिंग के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, डेटा टाइप के साथ, और यहाँ पे भी क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क। ये अब नल सेफ्टी से बच गया, ये अब नल से बच गया, नल वैल्यू से बच गया। अब एरर कम से कम थ्रो नहीं करेगा। पहले नहीं था ये, अब कंसेप्ट ये लेटेस्ट आया। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी, सबको दिख रहा है सही? अब इस क्लास को हम क्या करते हैं? ये क्लास हमने क्या बना दिया है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर जा रहा हूं। अब इस क्लास को क्या करना है जी? इसको कॉल करवाना है मेन के अंदर। तो मैंने आपको कहा कि ये क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप कैसे, किस तरह लिख रहे होते हो आप? जिस तरह आप लिखते हो इंट, आप कहते हो फॉर एग्जांपल एच इक्वल टू, आप कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे होते हैं, ऐसे है ना। अब ऐसे ही मैं क्या बनाऊंगा? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब ये भी एक किस्म का ऑब्जेक्ट ही बना है, जो हमने मतलब क्लास डिक्लेयर की ना, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किया प्री डिफाइंड। अब क्या करूंगा मैं? यूजर डिफाइंड वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। क्या क्लास का नाम है? स्टूडेंट। सिंपली क्या लिख देंगे? स्टूडेंट। ये क्या बन गया जी? डेटा टाइप का नाम। उसके बाद उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मैंने वेरिएबल नेम लिख दिया फॉर एग्जांपल एस। उसके बाद क्या करूंगा मैं? उसके बाद इस क्लास को दोबारा से
ये एक चीज़ में बना दी मैंने। ये तरीका क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। मतलब कि ऑलमोस्ट सेम था, सिर्फ यहाँ पे आके एक कंस्ट्रक्टर की टर्म आ जाती है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। बस आप ये रट्टा मार लीजिए, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो किस तरह से बनाना है, क्लास का नाम और वेरिएबल नेम, क्लास डेटा टाइप मतलब वेरिएबल नेम, और फिर उसके बाद उस क्लास का कंस्ट्रक्टर, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर को भी छोड़ो, बस आप ये समझो कि क्लास इस तरह से कॉल होती है। क्लास का ऑब्जेक्ट, इस लाइन का मतलब क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, आपको पता है ये क्या है, स्टूडेंट है, डेटा टाइप है किस्म की, तो भाई डेटा टाइप फ्लटर तो आपको पता है खुद ही बड़ा इंटेलिजेंट है, यहाँ पे वॉर लिख दो, दैट्स इट। ये जो वेरिएबल डिक्लेयर ऊपर किया है स्टूडेंट के साथ, हाँ, ये हम नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हैं या ऊपर ही? कहाँ पे, ये जो नीचे हमने क्लास बनाई है, यहाँ पे, ये कहाँ पे डिक्लेयर करना है, ये ऊपर जो हमने किया हुआ है वेरिएबल एस के नाम से। यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते क्लास, क्लास के अंदर फंक्शंस के अंदर क्लासेस नहीं बन सकती, क्लासेस के अंदर फंक्शंस बन सकते हैं, क्योंकि ये मेन गेट फंक्शन है, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, अब हम क्या करें, एस डॉट, आगे दो चीजें, नेम और एज, नेम इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया जी, अहमद, एस डॉट एज इक्वल टू 30। फिर अब ये एक बन गया हमारे पास, अब प्रिंट करवाते हैं जी, प्रिंट क्या करवाते हैं जी, एस डॉट नेम, डॉट के, डॉट से क्या काम होता है, उस क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स, सारे प्रॉपर्टीज और फंक्शंस एक्सेस हो जाते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट एस डॉट एज कर दिया, सो ये क्या, इसने क्या काम किया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मेन के अंदर क्लास की सारी चीज़ें आ गई, डॉट के साथ उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको रन करते हैं F5 दबा के, और यहाँ पे देखते हैं जी क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, ने अहमद और 30 आ गया, ठीक है। क्लास के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, सारा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट था, क्यों ना एक और करें, S1 इक्वल टू स्टूडेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को नाम दिया एस डॉट नेम इक्वल टू, क्या कर दिया, ठीक है, S1 डॉट एज कर दिया 45, ठीक है जी। और अब इसको भी मैं प्रिंट करवाता हूं, तो क्या करूंगा मैं, प्रिंट एस डॉट नेम, S1 डॉट नेम, नाइस, तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो, S1 डॉट नेम, ठीक है। अब मैं इसको अगर चला के दिखाता हूं तो ये क्या काम करेगा, ये दूसरे के भी। अब हमें क्या फ़ायदा हो गया, देखो हमें क्या फ़ायदा हो गया है, हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें जब एक जैसी चीज़ बनानी है तो क्यों ना उसकी क्लास बना के रख ली जाए। अब बार बार हम लिखें इंट नेम 1 या स्टूडेंट 1, फिर इंट नेम 1 एज, फिर इंट नेम 2, मतलब स्ट्रिंग नेम 2, फिर इंट नेम 2 एज, फिर मतलब कितनी सारे आपको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अब ये एक बार ही हमने डिफाइन करके रख लिया, इसे कहते हैं टेम्पलेट, इसे हम टेम्पलेट भी कहते हैं। एक दफ़ा टेम्पलेट बना के रख लिया है, जब जब ज़रूरत पड़ी तब तक उसको कॉल करवा लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया। अब आगे हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इफ़, लेकिन ये काम तो हम फंक्शन के थ्रू भी मतलब कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हो, फंक्शन को हम बार बार कॉल कर लेते हैं। फंक्शन को कॉल करवा सकते हो। अभी आप थोड़ा सा और आगे चलिए, आपको समझ आएगी। इफ़ एस डॉट नेम डॉट इज एम्प्टी, आगे जितने भी ऑपरेशन आप सारे परफॉर्म कर सकते हो, जितने भी आपको लगता है ना, ये सारे आप ऑपरेशन इस ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, सारे जितने भी हैं, ठीक है, ठीक है। आगे ये जो भी आपने करना है वो सारे आप कर सकते हो, जो भी हमने वो पढ़े हुए ना स्ट्रिंग के फंक्शंस, क्योंकि स्ट्रिंग भी आ गई, इंटीजर भी आ गया। अब हमने क्या काम किया जी, स्टूडेंट का यहाँ पे हमारे पास डिक्लेयर हो गया। अब क्या करते हैं, अब एक फंक्शन बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं जी, एक और स्ट्रिंग लिया, क्या, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया जी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पे क्यों ना हम क्या करें जी, एक फंक्शन बनाते हैं, कैलकुलेट मार्क्स, ठीक है, फंक्शन बना दिया, कौन सा, कैलकुलेट मार्क्स के नाम से। क्लास के अंदर आपको बताया था वेरिएबल और
फंक्शंस बन सकते हैं, तो फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया जी, बल्कि इसको भी छोड़ो, यहाँ पे करते हैं अभी आसानी के लिए शो, ठीक है, शो कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया जी, प्रिंट, प्रिंट कर दिया क्या, प्रिंट कर दिया जी नेम इज $, नेम। अब नेम तो इसके अंदर डिफाइन है ना, ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ तक लगी समझ, फंक्शन बना दिया। अब जाता हूँ मैं कहाँ पर, इस कोड को कर दिया फॉर एग्जांपल इतना ख़त्म। यहाँ पे अब क्या लिखूँ मैं, S1 डॉट, किधर गया वो, शो, शो का फंक्शन आ रहा है, शो का फंक्शन हमने कॉल कर लिया, क्या रिजल्ट आएगा, नेम इज, जो भी नाम होगा, नेम इज आंसर। इसका मतलब क्या फ़ायदा हुआ हमें कि फंक्शन भी हमने बना के रख लिया है, और जब जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ़ नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये द प्रॉपर्टी लेंथ कैन बी अनकंडीशनली, ओके, शायद यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना था, यूज़ इज़ नॉट एम्प्टी इंस्टेड ऑफ लेंथ। उसने कहा जी कि आप ऐसा करो कि ये वाला ज़्यादा बेहतर है कि आप इज़ नॉट एम्प्टी इस्तेमाल करो। ये एक्चुअली मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है जो बहुत अच्छी है, तो वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे इज़ नॉट एम्प्टी इस्तेमाल कर लो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर इज़ नॉट एम्प्टी है तो फिर हमें डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट का फंक्शन लगा देंगे, टक 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 टक, ठीक है। अब अगर मैं इसको F5 प्रेस करता हूँ और चला के दिखाता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, यस, नेम इज आंसर भी आ गया, और ए हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज हमारे फंक्शन हम पास। क्लास के अंदर बनाएंगे, उनको क्लास के मतलब मेन में ही कॉल करेंगे। क्लास का मकसद क्या है बेटा, मतलब कि ये तो होगा कि सेम फंक्शन वगैरह, क्लास का फंक्शन क्या है, क्लास का काम क्या है, मतलब कि सेम फंक्शन को कैरी, क्लास के फ़ायदे क्या हैं, ये रीयूजेबल हो सकती है, जो मर्जी इस्तेमाल कर ले इसको, ठीक है। और इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो एक जैसे हैं, एक जैसी चीज़ों को मिला के एक फ़ंक्शन बना दिया है। सारा काम आप फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि फंक्शंस के साथ आपको फंक्शन को फिर ग्लोबली रखना पड़ेगा, एक जगह पे जाके फिर बार बार कॉल करवाना पड़ेगा, फिर रीयूजेबिलिटी, फिर कोड का मैसअप। अब आपको स्टूडेंट की कैलकुलेट सैलरी करनी है तो वो उसके लिए मतलब मार्क्स करने हैं, आपने पास आउट बैच के कैलकुलेट मार्क्स करने हैं, आपने सैलरी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो क्यों ना मैं एक टेम्पलेट बना के रख लूँ, बार बार उसी टेम्पलेट के हिसाब से रीयूज़ करता जाऊँ, उसको रीयूज़ करता जाऊँ। अब एक टेम्पलेट बन गई एक्चुअली में, तो हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम एक दफ़ा अपनी पूरी की पूरी तमाम जितनी चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि आप लोग जब फाइनली प्रोजेक्ट बनाओगे तो अभी आपने सिनॉप्सिस दे दिया, साइनॉप्सिस या वो इनिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो दे दिया नहीं। अब उसमें वो आपको कहेंगे कि क्लासेस को आप इसकी यूएमएल डायग्राम्स बनाओ, वो पढ़ लिया आपने यूएमएल डायग्राम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी थी। हाँ, उसके अंदर आपने एक्टिविटी डायग्राम्स पढ़ी होंगी, क्लास डायग्राम पढ़ी होगी, यूज़ केस डायग्राम पढ़ी होगी, पढ़ी हुई ना। अब वो क्या है जी कि वो एक्चुअली में वो जितनी भी हैं वो सारी क्लासेस ही होती हैं कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट इसके साथ मिलेगा, ये कैलकुलेट मार्क्स है, ये एडमन है। अब वो सारे क्या है, डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, मतलब एक से ज़्यादा क्लासेस मिलके मॉड्यूल बनाते हैं। ये अभी डिटेल की बातें बाद में छोड़ो, बस अब यूँ समझो कि क्लास को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, कोड स्ट्रक्चर में आ जाता है। और अब देखो कितना इजी सा कोड बन गया है, क्लास के फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, कौन सी, फॉर एग्जांपल क्लास एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहूँ स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, सॉरी ये कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, क्वेश्चन मार्क। अब देखो मेन के अंदर गया, मेन के अंदर क्या लिख दिया मैंने, वॉर ई इक्वल टू एम्प्लॉय, ठीक है। अब ई डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल जाजिर, ठीक है। आपका नाम लिखा, अपना नाम लिखा मैंने ये, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट क्या करवा दिया, ई डॉट
ई नेम। अब देखो दो फंक्शंस हैं, मैंने कोड कितना खूबसूरत और कितना स्ट्रक्चर में किया। मेन के अंदर सिर्फ इतना काम हो रहा है, कोड मैसअप नहीं हो रहा, रीयूज़ हो रहा है कोड। जितने मर्जी लोगों के नाम मैंने एम्प्लॉयज़ के नाम लिखने हैं, उनके ऑपरेशंस परफॉर्म करने, सारे एक जगह पे बने पड़े हैं। मैंने उनको कॉल करवाता जा रहा हूँ या यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ और यूज़र उस हिसाब से क्या काम उसके ऑपरेशन परफॉर्म करता जा रहा है। ठीक है, ये कोड। अब यही काम मैं क्या कर सकता हूँ, यही काम मैं आगे चलता हूँ, यही काम मैं इसको हटा देता हूँ, मैं हटा नहीं देता, सॉरी, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और बिन के अंदर एक नई फाइल बना लेता हूँ। आ रहा है न्यू फाइल, राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाई और यहाँ पे क्या लिख दिया जी, स्टूडेंट डॉट डाट के नाम से। ठीक है, और इंटर दबाया, नई क्लास बन गई, पेस्ट कर दिया, एम्प्लॉय को कर दिया ख़त्म। और क्या काम कीजिए, मेन पे चले गए और मेन पे क्या काम किया, सबसे पहले ऊपर क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है ना उस क्लास को। सो क्या किया, इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या लिख दिया जी, स्टूडेंट डॉट डाट आ गया, इसको इंपोर्ट करवा दिया। अब स्टूडेंट का मसला ख़त्म हो गया, एम्प्लॉय वाला हमने नहीं बनाया था तो इसलिए हमारे पास ये आ गया जी। अब देखो कोड और कितना खूबसूरत और कितना आसान हो गया कि क्लासेस सारी साइड पे बनती जा रही हैं। नई क्लास बनाई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय डॉट डाट, उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिख दी भाई, उसकी फंक्शनैलिटी सारी एम्प्लॉय की यहाँ पे लिख दी, हो गया ना फ़ायदा हमारे पास। मेन के अंदर अपना काम हो रहा है, मेन को पता है कि मैंने भाई ये चीज़ें हैंडल करनी है, स्टूडेंट को पता है मैंने ये चीज़ें हैंडल करनी है, एम्प्लॉय के जितने भी फंक्शंस है वो साइड पे सेपरेट पड़े हुए हैं, कोड मैसअप नहीं हो रहा, रीयूज़ हो रहा है। अब स्टूडेंट एम्प्लॉय के पास एक क्या काम है, जैसे टीचर की क्लास है, टीचर स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है। अब स्टूडेंट के मार्क्स वो कहाँ से लेगा, स्टूडेंट से लेगा, तो वो स्टूडेंट की क्लास में से डाटा एक्सेस कर लेगा वो। तो कोड मेन के अंदर सिर्फ ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है जितने हमें ज़रूरत है। तो इसीलिए कोड रीयूज़ हो रहा है, स्ट्रक्चर में आता जा रहा है, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, मुझे अब याद नहीं है, हमें तो इतना पता है कि बस ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ लगी आपको। अब बात आ गई जी, क्लासेस की समझ लगी, बाकी चीज़ें अंदर तो वही है, फंक्शन कैलकुलेट करना, आपको डिटेल में समझा भी दूंगा। अब बात क्या आ गई, कंस्ट्रक्टर की। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, बताओ कंडक्टर क्या होता है। आप चीज़ें बताइए, कंडक्टर क्या होता है। जो पैसे लेता है मतलब मैं भी पहले है ना थोड़े को, मैं भी कंडक्टर हो गया। और जो ये बताता है किसके किधर उतरना है। मतलब मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से यहाँ उतर देना, मैं कंडक्टर हो गया। सीट खाली करवा के देता है। जो मैनेज करता है उसके मतलब चार डेफिनेशन मेरे पास आ गई हैं, मैनेज कर रहा है, पैसे लेता है, ठीक है, रास्ता बताता है आपको, और क्या कहता है, स्टाफ आ गया जी, कजू माता वाले, चिचावतनी वाले, ठीक है, स्टाफ आ गया जी, ठीक है, मतलब वो सारा जो भी है, तो वो कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब कंडक्टर क्या है जी, कंडक्ट करता है सब चीजों को। हाँ ये आप उसने सही डेफिनेशन बताई है, नाइस। किधर है मेरा चेकबुक, किधर है मेरी चेकबुक, मैं डायरेक्ट ही देने लगा था पैसे अभी। चेक किस्मत आपकी, चेकबुक मैं अभी दे देना था आपको पैसे मैंने। सर अब कंडक्ट क्या होता है। अब जितनी डेफिनेशन आपने बताई ना वो सारी कंडक्ट होती हैं, मतलब कि मैनेज करना। पेपर, आपका पेपर कंडक्ट नहीं करवाते कुछ स्टूडेंट्स, टीचर्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, आपको तकसीम करते हैं, वो तमाम चीज़ें जितनी हैं। ठीक है, हम पूछे मैनेज क्यों होता है, नहीं आपको उर्दू में बताता हूँ, इंतज़ामी कार्रवाई। ठीक है, मुनज़्ज़म व मरतूब करने की सलाहियतें रखने वाला शख्स। अच्छा जी, सो हमारे पास अब कंस्ट्रक्टर जो होता है वो जब भी क्लास, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन जो है ना, ये आपको जो बताऊंगा आपने रटा मार लेनी है, और जिसको बताओगे कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनिशियलाइज करने के काम आता है। फंक्शन होता है जो कि हाँ ठीक है, ये क्या काम करता है, वैल्यू। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है, जिस तरह हम आम फंक्शन बनाते हैं सेम वही फंक्शन होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर
का नाम क्या होता है? सेम नेम ऑफ द क्लास। मतलब ये कि यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास बनाई है ना हमने, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट दोबारा लिख दूँ, ठीक है, और ये क्या है? फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर की डेटा टाइप नहीं होती। सेम नेम ऑफ द क्लास दिख रहा है आपको? सेम नेम ऑफ द क्लास, सेम नेम ऑफ द क्लास, सॉरी। और यहां पे मैं करता हूं फॉर एग्जांपल प्रिंट और लिख देता हूं दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा? अभी मैंने कहीं किस फंक्शन को कॉल किया? नहीं कॉल किया, लेकिन फिर भी मैं अगर F5 प्रेस करूं तो आपको नीचे क्या दिखेगा? यहां पे क्या कहता है ये? ओके सॉरी, हमें चलाना था इसको, इस पे जाके आपको चलाना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं चलेगा, इस पे जाके ये कुछ इसके हाइड एंड फ्लक्स रूल्स होते हैं। सो मैंने अब क्या किया जी? दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। तो ये कैसे आ गया? हमने तो कहीं कॉल ही नहीं किया कंस्ट्रक्टर। तो एक बात और याद रखो, क्लास कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जाता है। सेम नेम, पहली बात क्या है? सेम नेम ऑफ द क्लास और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल। अब देखो जी, यहां पे मैंने S1 इसको मैं हटा देता हूं, सॉरी इसको हटा देता हूं मैं। अब यहां पे आपको 2 दिख रहे हैं, 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्लास का, 2 बार वो कॉल हो गया। अब इस दफा मैंने 1 हटाया तो ये क्या करेगा? 1 बार ही कॉल हुआ। जितनी बार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जाएगा उतनी बार क्या होगा? कॉल होता जाएगा खुद ही। तो इसका फायदा क्या है फिर? सवाल तो ये है, क्यों आखिर ये नवी इन्होंने की विच अजीब जी कहानी छेड़ती कंस्ट्रक्टर दी। जब हमने वैल्यू लेनी होती है ना, तो वो फिर वो वहाँ से ले लेता है, गेट कर लेता है। आप चाहते हो कि यार कुछ ऐसी चीजें जो कि जब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो ना तो वो खुद ही मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि आप चाहते हैं कि जरूरी हैं, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो साथ लाजमी आए। जिस तरह कहते हैं ना कि ए नाल ही मेरे एवं टुट नाल आ जाता मेरे, है ना, चमड़ जाता जिमें, तो ये एवं मैं इसको बुलाता भी हूँ तब भी आ जाता है मेरे पास, है ना। तो आप चाहते हो ऐसे शख्स को जो कि साथ मेरे रहे, उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर कर ऐसी चीजें कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो साथ में साथ चिमड़ के आ जाएं। ऐसी चीजें जरूरी कुछ। अब किन सिनेरियो में इसका काम होता है? सिनेरियो ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर जो है ना, मैं इन 2 वेरिएबल्स को ना फिलहाल मैं कहता हूँ ऊपर कॉल यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ जी दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड नेम इज $नेम, ठीक है। अब मैं इसको F5 पे प्रेस करता हूँ, रन पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या आएगा? अभी 5 नल वैल्यू दे, सॉरी मैंने फिर इसको कॉल करवा दिया। रन पे क्लिक किया और चला के देखते हैं। दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड नेम इज नल। क्या मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस स्टूडेंट के अंदर, अच्छा हम एक और काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं यहाँ पे, अब भी नहीं होगा क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोडिंग हो रही होती है। कंस्ट्रक्टर से यहाँ से वैल्यू लेके जानी पड़ेंगे। सो ऐसा करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल माय नेम या इनिशियल नेम। इधर देखो यार, इनिशियल नेम इक्वल टू मैंने कर दिया जी जाजिबा करते हैं, आप भी खुश हो जाओ। इनिशियल नेम और इनिशियल नेम, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इनिशियल नेम डिफाइन कर दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा? दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड नेम इज जाजिबा। अब वो खुद ही कॉल हो गया जाजिबा, हमने तो कहीं नहीं बनाया था। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो कि आप उस क्लास के साथ लेके आना चाहते हो, वो क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। ये तो लाजमी आएगा ना, दिस इज कंस्ट्रक्टर। हाँ, ये मतलब ऐसी तमाम चीज़ें, एक ऐसा ऑपरेशन जैसे कि यार मैं चाहता हूँ कि जब भी क्लास कॉल हो तो साथ, इस तरह फॉर एग्जांपल एक टीचर है, टीचर सैलरी तो लेगा ना, कोई ऐसा टीचर सैलरी नहीं लेता,
तो फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ऐसी जब भी क्लास टीचर का क्लास कॉल हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो साथ उसकी सैलरी भी साथ ही आ जाए। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर बना लें भाई, ठीक है, ताकि उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म सारे हो जाए और वो सारे आ जाए, ठीक है। तो क्लास कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, क्या काम है? वैल्यू इनिशियलाइज करवाने का काम आता है खुद ही, और उसको कॉल नहीं करना और उसे कॉल नहीं करना पड़ता। सेम नेम ऑफ द क्लास होता है। खुद ही जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जाता है, उसकी तमाम वैल्यूज खुद ही इनिशियलाइज हो जाती हैं, और जो जो आप चीज़ें चाहते हो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट करवाता है। ये क्लास को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप सिंपली आपके यार वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाने का काम आता है बस, ठीक है। और जो खुद ही वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है ना, जिसको आप वैल्यूज़ को अपने खुद नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती, वो तमाम चीज़ें, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टर के समय लग गई, इसको हम डिटेल में आपको कुछ मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी करवा के देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा और डिटेल में समझ आएगी। अच्छा, अब सवाल ये है कंस्ट्रक्टर कितनी टाइप्स के होते हैं? एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि खुद ही आ गया, ठीक है। आप उसको बनाओ ना बनाओ उसने कॉल हो जाना है। हर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर लाजमी होता है, आप चाहे लिखो ना लिखो, कंस्ट्रक्टर उसका जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। खुद ही ऑब्जेक्ट उसका मतलब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना तो कंस्ट्रक्टर साथ में बन जाता है उसका खुद ही। इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे अगर हमने कोई वैल्यू उसमें लेके जानी है तो फिर आप उसको बना लो खुद से, अदरवाइज वो बना होता है। हर क्लास का कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। दूसरा कंस्ट्रक्टर इसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है कौन सा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन में पैरामीटर तो हम दे सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग नेम या सी नेम, इसे कंस्ट्रक्टर नेम, इंट एज। और अब मैं क्या करूँ जी, इसको मैंने कर दिया ख़त्म, और यहाँ पे लिखा जी क्या, नेम इज सी नेम एंड एज इज $, एज। ये लिख दिया जी। अब क्या रोला आया जी, मेन पे गया तो उसने कह दिया भाई कि क्लास का इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर ही है। ये उसको कंस्ट्रक्टर ही ले रहा है वो। अगर हम जब नहीं लिख रहे थे तब भी ये मजबूरी थी हमारा लिखना, और एरर रिजॉल्व हो गया। अब हमने उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या पैरामीटर कर दिए, 2 पैरामीटर पास, है ना, वैल्यूज हमने लिख दी हैं। अब उसने कहा जी कि भाई कंस्ट्रक्टर कौन सा हो गया है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। 2 वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। मैं फॉर एग्जांपल पास करता हूँ क्या जी, अहमद या कुछ भी, और सेकंड क्या कर दिया 45, ठीक है। F5 पे किया जी प्रेस, क्या दिखेगा आपको मिलने को, दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड नेम इज जैजी एंड एज इज 45, ठीक है। सो इसे क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी कर देते हो इंट, और मैं करता हूँ यहाँ पे n1 और यहाँ पे करता हूँ जी n2, और मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे इसको दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड सम इज $n1 प्लस n2, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 12 प्लस 35 दोबारा पेस्ट किया, यहाँ पे S2 किया, S3 किया और S4 किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 किया, यहाँ पे 30 किया, यहाँ पे 50 किया। अब देखना ज़रा कि क्या हमें फ़ायदा हो गया कि हर बंदे की, हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी सैलरी कैलकुलेशन, जो भी आप इसको समझ लें, वो साथ साथ कॉल होके आपके पास आती जा रही है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आप चाहते हो कि कोई वैल्यूज़ जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो साथ हमें देनी ही देनी है, उसे क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड। तो 2 तरह के कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, दोनों के समय लग गई है ना। थर्ड कंस्ट्रक्टर, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको काम आएगा फ्यूचर में जब आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको इंटरव्यू वाले फंसाते हैं यहाँ से कि कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं, पैरामीटराइज्ड एक और तरह कंस्ट्रक्टर, और उसका नाम जो थर्ड टाइप कंस्ट्रक्टर वो कौन सा है जी,
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया नेम्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मतलब ये कि आप कंस्ट्रक्टर की बहुत सारी टाइप्स, मतलब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हो। अब यहां पे आपके पास स्टूडेंट क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, मैं चाहता हूं कि कंस्ट्रक्टर ज्यादा बनाना चाहूं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, नेम्ड कंस्ट्रक्टर। अब मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको। मैं स्टूडेंट डॉट फॉर एग्जांपल कैलकुलेट, ये क्या बन गया जी, कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, और यहां पे कर दिया जी स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, और बल्कि यहां पे करता हूं नेम्स कर देता हूं मैं। ठीक है, नेम्स कॉमा स्ट्रिंग लास्ट नेम। ठीक है ना। तो स्टूडेंट डॉट नेम्स के नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर बन रहा है लेकिन साथ डॉट नेम्स लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां पे क्या करता हूं मैं, प्रिंट और कंप्लीट नेम इज डॉलर साइन, क्या हो जाएगा, एफ नेम प्लस एल नेम। ठीक है जी, एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर थर्ड, मतलब एक और नेम्ड कंस्ट्रक्टर, इसको कहते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। तो मैं कहता हूं जी क्या, स्टूडेंट डॉट क्या लिखूं जी, मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स। अब ये वो फंक्शंस हैं जो कि हर स्टूडेंट के होते ही होते हैं ना। तो मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी कहता हूं जी इंट, क्या करता हूं जी, n1 इंट n2। ठीक है, 2, और यहां पे मैं क्या कर दूं जी, कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंप्लीट या टोटल मार्क्स आर, यहां पे क्या कर दूं मैं, n1 प्लस n2। ठीक है, अब देखो जी मैं कंस्ट्रक्टर बनाया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना दिया मैंने और नेम्ड कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना दिए। ठीक है, अब इनको कॉल करवाना है मुझे, कैसे भला कॉल करूंगा मैं। अब फॉर एग्जांपल इसकी समझ लगी ना आपको, मैं यहाँ पे कुछ लिख भी देता हूँ, मल्टीपल क्या, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ एक नया बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल var s5 इक्वल टू स्टूडेंट, देखो जी स्टूडेंट डॉट, आगे दो चीजें, नेम्स भी आ गया, वो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना फौरन उसको हमने उसका नेम कंस्ट्रक्टर भी कॉल। सो नेम्स मैं कहता हूं जी इमरान अली। ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल V, फॉर एग्जांपल S6 कॉल किया और यहां पे क्या कर दिया जी T मार्क्स, और यहां पे क्या कर दिया जी 10 30। ठीक है, F5 प्रेस किया तो क्या हमारे पास रिजल्ट आया जी, देखें जरा, यस, कंप्लीट नेम इज इमरान अली एंड टोटल मार्क्स इज 40। इसका मतलब कि ये हुआ कि हम लोग इस तरह से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कर सकते हैं, नेम्ड कंस्ट्रक्टर भी। तो सीधी लग रही है समझ, आप सब लोगों को समझ लग रही है ना ये, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को खोल के सुनने ये लेक्चर, क्योंकि आपने पहले भी मतलब जो आपने पहले क्लास बनाई थी उसमें भी ऐसे करवाया था ना, सबसे पहले डॉट लगा के नीचे क्लास, हाँ, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, ये ऑब्जेक्ट करते साथ ही कॉल करवा रहा हूं मैं। अभी ऑब्जेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट तो मुकम्मल तब होगा ना जब ये ऑब्जेक्ट मुकम्मल हुआ है ना, ये मैं साथ ही कॉल करवा रहा हूं। मतलब ये वो कंस्ट्रक्टर हो गए जो ऑप्शनल कंस्ट्रक्टर भी हैं, कि आप जब क्लास को क्रिएट करना चाहो तो आप मतलब क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट के साथ में अगर किसी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है तो कर लो, अगर आपको टोटल मार्क्स नहीं चाहिए तो ना करो भाई। तो इसीलिए ये कौन से हो गए, ऑप्शनल कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, ऑप्शनल नेम कंस्ट्रक्टर। अच्छा, क्या मैं यहां पे ऐसा कर सकता हूं, डॉट टोटल डॉट कर सकता हूं, डॉट नेम्स नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंस्ट्रक्टर का अपना स्कोप है और इस कंस्ट्रक्टर का अपना स्कोप और ये अपनी वैल्यूज अपने पास रख रहा है। ठीक है, सो मैंने क्या बना दिए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
ठीक है, यहां तक लगी समझ? आगे जा रहा हूं मैं। अब मैं, आपने दिस कीवर्ड का नाम सुना हुआ है? दिस क्या प्रोग्रामिंग के अंदर दिस का मतलब क्या होता है उर्दू में? ये वाली चीज चाहिए मुझे, ठीक है। दिस इज अ बुक, दिस मतलब अभी दिस ये के ऊपर बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम लोग ये वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। एक नया मैं बना लेता हूँ न्यू फाइल, और कौन सी क्लास रखूँ जी? फॉर एग्जांपल क्लास का नाम भी हमेशा मतलब जब भी अपनी फाइल क्रिएट करनी है तो ये भी हमेशा स्मॉल से शुरू करनी है। सो ह्यूमन डॉट डॉट के नाम से, या एक काम करता हूँ मैं कार डॉट डॉट के नाम से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक कार की क्लास बना ली मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया जी? क्लास बनाई कार के नाम से, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं क्या बनाता हूँ जी? एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं कार नेम, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। और क्या होता है जी? कार स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है, और इसको भी क्या कर दिया मैंने? ये कर दिया। अब एक और चीज, अच्छा ये हो गया आप हमारे पास। अब हम ये चाहते हैं कि यहां पे लिखा जी क्या? कार, ठीक है। और कार के अंदर मैंने क्या डिफाइन कर दिया? सॉरी, कार के अंदर यहां पे कर दिया जी दिस, यहां पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कार नेम, ठीक है। बल्कि एक काम और करते हैं, इसको छोड़ो, मैं एक अलग फंक्शन बनाता हूं नेम्स के नाम से, कार नेम्स के नाम से। ये अपने पास फॉर एग्जांपल सादा फंक्शन है, ये अपने पास 2 पैरामीटर ले रहा है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कार नेम, अब कार नेम सेकंड स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका? यहां पे क्या हो रहा है? तो इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला है? एक और कर लेते हैं, सर ये जो आपने कार नेम्स लिया ये क्या होगा? एक और करते हैं जी, वॉश कार के नाम से एक नया फंक्शन बना दिया। इसमें भी 2 पैरामीटर सेम है, इसमें भी 2 पैरामीटर सेम है। अब मैं यहां पे क्या लिखता हूं मैं ये कि दिस डॉट कार नेम इक्वल टू कार नेम। इसका क्या मतलब है? ठीक है, डोंट एक्सेस मेंबर विद दिस कीवर्ड अनलेस अवॉइडिंग शैडो। ओके, यहां पे करता हूं जी नेम। एक मिनट, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं, ठीक है। दिस डॉट, ओके, दिस डॉट रुक जा 2 मिनट, दिस डॉट कार नेम इक्वल टू नेम। क्या लिखा है भाई ये? दिस अनलेस, एक मिनट, ओके, एक मिनट, जरा कार बनाने दो मुझे, इसका कंस्ट्रक्टर भी, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे ज़रा ये वैल्यू लिखने दो, ज़रा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये किया दिस डॉट कार नेम इक्वल टू नेम कर दिया। आहा, जिसका कीवर्ड इन्होंने ख़त्म तो नहीं कर दिया? दिस डॉट नेम इक्वल टू कार नेम। ओके, चलो छोड़ो उसको। अच्छा, सर वैसे ये यूज किस लिए? हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। दिस डॉट कार नेम, दिस डॉट नेम, ये वाला जो नाम है वो कार नेम को डिफाइन हो जाए। द सेटर नेम इज नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप कार। ओके, अच्छा, दिस का कीवर्ड क्या काम करता है हम ये बात करते हैं। दिस डॉट कार नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। अब इस कार नेम का स्कोप क्या है? इस वेरिएबल का स्कोप कितना है? पूरी क्लास के अंदर, है ना। और इस फंक्शन के अंदर ये जो पैरामीटर, इसका स्कोप कितना है? सिर्फ फंक्शन तक।
तो मैं चाहता हूं कि ऐसी वैल्यूज जो कि मैं कहीं और से लूं और उसको असाइन कर दूं मेरे फंक्शन की वैल्यूज के साथ। मतलब वैल्यूज कहीं और से आ रही हैं, मतलब ऊपर से कहीं से आ रही हैं, उसका स्कोप कहीं और है। और जब मैं उसको, मेरा जो फंक्शन है, मतलब ये कि देखो दो फंक्शन बनाएंगे तो दिस में दूसरे फंक्शन का आ सकता है। क्या चीज, मतलब कि हमने यहाँ दिस का आहा, मतलब कि क्लास का तो आ जाएगा लेकिन दूसरे फंक्शन का हम लेके आना है। अच्छा देखो मैंने क्या काम किया यहाँ पे, मैंने ये किया कि एक कार नेम के नाम से एक फंक्शन बना दिया, एक क्या कर दिया, वॉश कार से एक फंक्शन बना दिया। अब दोनों कौन से कार नेम को फॉलो कर रहे हैं, ऊपर वाले, लेकिन दोनों अपने अपने वॉश, अपने अपने मेथड को साथ इसको बराबर कर रहे हैं ताकि इनकी वैल्यूज के साथ हम खेल सकें। अगर हम ग्लोबली दोनों के साथ खेलेंगे तो फिर दोनों के ऊपर इक्वली इफेक्ट करेगा। मतलब इसका कैलकुलेट मार्क्स है, अब कैलकुलेट मार्क्स एक यूनिवर्सिटी की फॉर एग्जांपल BS CS 7th BS फाइन आर्ट्स या डिफरेंट जितने भी सारों के कैलकुलेट मार्क्स का एक ही फॉर एग्जांपल फंक्शन है। वो टोटल मार्क्स को अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है, फाइन आर्ट्स वाला अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। तो इसलिए हमने दिस का कीवर्ड लगाया कि भाई ये वाला कार नेम इसको दे दो, ये वाला कार नेम इसको दे दो, असाइन कर दिया ताकि हम इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या किया, प्रिंट, प्रिंट क्या कर दिया जी, दिस इज कार नेम्स $, नेम, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसी को मैंने पेस्ट किया, दिस इज वाश्ड कार नेम्स, और यहां पे क्या कर दिया जी, वॉश कार नेम, ठीक है जी। अब मैं जाता हूं कहां पे, मेन के अंदर, यहां पे एक क्या किया जी, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वॉर C इक्वल टू कार के नाम से, ठीक है। और यहां पे क्या किया, C डॉट कार नेम इक्वल टू क्या कर दिया जी, जल्दी बताओ, सुजुकी, ठीक है। अब C डॉट क्या करूं, कार नेम्स कॉल करवाता हूं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर दो पैरामीटर्स को चाहिए, मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे लिख देता हूं जी कि मेहरान, और मॉडल नेम क्या करता हूं जी, 1995, ठीक है। अच्छा इसको मैं कर दिया खत्म, ठीक है। अब मैं ये क्या कर रहा हूं जी, कार नेम पे गया और कार नेम के अंदर आके, सॉरी F5 किया प्रेस, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही है इस टॉपिक के ऊपर, दिस कीवर्ड को यूज करने के ऊपर। अच्छा क्या लिखा है जी, किधर गया जी, दिस इज कार नेम्स मेहरान, ठीक है, इसने शो करवा दिया जी उसको, ओके। अब चलते हैं हम यहां पे, और यहां पे क्या कर देता हूं, कार नेम, ठीक है। ये कार नेम कौन सा है, इसका स्कोप बाहर पड़ा है। अब मैं F5 करके देखता हूं, ओके, F5 प्रेस किया। अब मुझे बताओ कि क्या उसका रिजल्ट मेहरान आना चाहिए, यस, दिस इज अ कार नेम्स मेहरान। सो क्या मतलब हुआ इसका कि हमने कार का नाम जो यहां पे एक फंक्शन डिफाइन किया था कार नेम्स में, इस पे दिस डॉट कार नेम इक्वल टू नेम, यहां से उसने वैल्यू ली, और मैंने किसको वैल्यू डिक्लेयर करवा रहा हूं, कार नेम्स को। तो ये ग्लोबली वैल्यूज इसने एक्सेप्ट कर ली हैं, और वो वाले कार नेम को वो वैल्यू असाइन हो गई है, ठीक है, कि ये वाला कार नेम उस नाम के बराबर है। कि अगर मैंने यहां पे कार नेम मैंने मेहरान दिया था ना, तो ये मेहरान अब किसके पास आ गया है, इस वाले कार नेम को असाइन हो चुका है। तो एक्चुअली में दिस का कीवर्ड ये होता है कि जो बेसिकली मकसद ये होता है, एक तो मकसद ये हो गया कि आपको लग रहा हो कि यार ये वैल्यूज़ अगर मैं कहीं और यूज़ करूं तो ये वैल्यूज़ वहां पे जाके इस्तेमाल हो सकें, एक तो मकसद ये है। सेकेंडली इसकी एम्बिग्युइटी ख़त्म करने के लिए अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कार नेम, और यहाँ पे भी अब क्या लिखना पड़ेगा, कार नेम। अब मेरे पास स्टूडेंट नेम, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम मैंने 5-6 फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ,
और मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो फंक्शन है ये स्पेसिफिक नाम को इस्तेमाल करे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि कार नेम इधर भी है, कार नेम इधर भी है, तो ये वाला जो कार नेम है ये किसको चला जाए, इस वाले कार नेम को असाइन हो जाए। तो एक्चुअली में अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल सेम नाम की डिफाइन कर देते हो तो आप उसको दिस डॉट उस कीवर्ड के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये वाले नाम की मैं बात कर रहा था, ठीक है। इसका कंसेप्ट मुझे खुद बड़ा ना लेट में समझ आया कि इसका फ्यूचर में कहाँ फायदा होता है, बहुत डिटेल में जाके। लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ी बहुत आपके जहन में लॉजिक लगी होगी कि यार इस वाले कार नेम को मैं पॉइंट कर रहा हूँ ताकि कोई और इसको इस्तेमाल कर सके ऊपर, कि कार नेम को अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये वाली कार धुल गई है तो क्लास को ऊपर बता दो कि भाई ये वाली कार धुल गई है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास इस तरह के सिनेरियोज में दिस डॉट कार नेम, दिस डॉट वाश कार नेम, कौन सी कार इस टाइम पे धुली है वो ऊपर वाली क्लास के वेरिएबल को असाइन कर दी और बाद में चेक कर ली कि ये वाली कार धुली है या नहीं धुली, या जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिस के दो मतलब समझ आए, कौन कौन से, कौन कौन समझ आए। एक तो आप असाइन कर सकते हो कि यार ये वाली वैल्यूज आगे जाके इस्तेमाल कर सकते हो कि इस फंक्शन का स्कोप, इस नाम का स्कोप कितना था, सिर्फ यहां तक। लेकिन अगर आप दिस डॉट उस कार का नाम इक्वल टू कार नेम कर दोगे तो उसका स्कोप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो कोई और भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि वो दूसरी वाला फंक्शन भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। सेकंड, अगर आप सेम नेम ऑफ द फंक्शन, सेम नेम ऑफ द वेरिएबल डिफाइन करते हो, फॉर एग्जांपल नेम 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 बार बार लिख रहे हो, आप चाहते हो कि यार मैं अगर 50 फंक्शन बना रहा हूँ, मुझे 50 नाम नहीं आ रहे वेरिएबल को डिफाइन करने में, तो क्यों ना मैं सारों को नाम लिख दूं और हर फंक्शन अपने पास दिस डॉट नेम करके नेम इस्तेमाल करता रहे और अपने अपने फंक्शन को अपने काम कर सके, ठीक है। ये इसकी बेसिक फंक्शन है। लेकिन अब मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहा हूँ, दिस की ही, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। सो चलते हैं। इस क्लास को मैं क्या करता हूँ, ओके, जाता हूँ जी यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ और अब यहाँ पे क्या करूँ जी, कार का क्या बना दिया, सॉरी स्ट्रिंग नेम और ये कर दिया, ठीक है। कार का क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या कर दिया जी, दिस डॉट कार नेम कॉमा दिस डॉट मॉडल, ठीक है जी, ये आ गया जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मैं ये करता हूँ जी कि अब जहाँ पे इस कार का वेरिएबल डिफाइन होगा, ये अपने पास दो वैल्यूज़ ले रहा है, कौन कौन सी, सॉरी, एक क्या क्या हमारे पास है, फॉर एग्जांपल दोस्तों हौली आ रहे होते हो, हौली हौली उसी, शुक्र है। अच्छा 2020, ठीक है। अब एक तो दिस का कीवर्ड का हमारे पास फंक्शन ये आ गया कि मैं जितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उतनी बार वो है वो उसको डिफाइन कर सकता है। अच्छा आगे चलते हैं डिटेल में, और जाता हूँ मैं, एक और काम कर रहा हूँ, इधर देखो जरा इस, हाँ हाँ सर दो तरह से कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जाता है, एक इस तरह से, एक कर्ली ब्रैकेट्स लगा के। हाँ, मैं अब उसके ऊपर जा रहा हूँ। मैं ये आ गया जी कर्ली ब्रेसिस, ये भी क्या आ गया, कर्ली ब्रेसिस, सॉरी कर्ली ब्रेसिस। ये अब क्या, कर्ली ब्रेसिस क्या काम करता है, कर्ली ब्रेसिस की कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फ्लटर के अंदर, डार्ट के अंदर, जहाँ मैप जहाँ डिफाइन होता था ना, मैप की बात। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब ये एरर दे रहा है, एक भी उसको पोजीशन आर्गुमेंट नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको क्या बना दिया है, एज अ मैप बना दिया ना। तो अब यहां पे जा रहा हूं मैं और अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे नेम कॉलन वैगनार, ठीक है, कॉमा दूसरा क्या था, मॉडल, आ गया मॉडल। मॉडल में क्या कर देता हूं जी, मॉडल भी हमारे पास स्ट्रिंग था तो 2020 कर दिया। कार के अंदर हमारे पास ये कार नेम था, सो ये हमारे पास कार नेम, ये हमारे पास थ्रू मैप एक एक का मैप की वैल्यू पेयर बना दिया ना,
उधर हमने क्योंकि मैप बना दिया था दिस डॉट नेम, तो अब वो नेम अब यहाँ पे असाइन होता जा रहा है कि इस नेम की जगह पे ये कर दो, इस नेम की जगह पे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ठीक है। अच्छा, अब एक और काम भी कर सकते हैं हम लोग, यहां पे रिक्वायर्ड लगा देते हैं। क्या लगा दिया? रिक्वायर्ड। ये जरा लेक्चर अभी आगे जाके हैवी आने वाला है। रिक्वायर्ड क्या लगा दिया? इसका क्या काम है कि जरूरी है कि जब भी आप वैल्यूज को इनिशियलाइज करो, अब देखो मैं अगर ये हटा देता हूं, शायद हटा दूं, मैं हटा दूं और मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा डिफाइन कर रहा हूं। क्या लिखा? var c इक्वल टू सॉरी कार। ठीक है, ये क्या कर दिया? कार लिखा। अभी तक क्या उसने किया जी? F5 प्रेस करता हूं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कुछ हुआ है? कुछ भी, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमने क्या कर दिया? एज अ मैप काम करवाया है। अगर मैं मैप हटा दूं तो क्या रोड़ा बनेगा? तो इधर एरर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी? मैंने इधर क्या बना दिया? मैप बना दिया। अब एरर खत्म हो गया है। उसके मतलब कंस्ट्रक्टर को आप मैप बना दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगी? ऑप्शनल हो जाएंगी। आप करना चाहो तो करो, नहीं तो ना करो। अब एक और काम करते हैं, साथ में क्या लगा दें यहां पे? रिक्वायर्ड। और यहां क्या लगा दें? रिक्वायर्ड। ये क्या कर दिया इसने? एरर दे दिया। अब मैं अगर दोबारा ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, var c इक्वल टू कार। उसने खुद ही कह दिया कार नाम भी लिखो, मॉडल भी लिखो। रिक्वायर्ड चीजें आ गई हैं, उसने खुद ही कह दिया है कि भाई ये लिखना जरूरी है। तो उसने कार नेम भी मांग रहा है अब, और क्या मांग रहा है? मॉडल भी। लेकिन अगर मैं यहां से ये हटा दूं रिक्वायर्ड, तो फिर क्या है? देना है तो दे लो, नहीं तो ना दो। और अब मैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं var c इक्वल टू कार, अब उसने मुझे नहीं कहा कि भाई आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करो। ठीक है, अगला लक्ष्य आगे स्टार्ट करते हैं जी। टारगेट पूरा नहीं हुआ मेरा। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम आगे मॉडल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, डाटा किस तरह से पॉपुलेट करवाना है, बहुत सारा डाटा इकट्ठा लिख के और डाटा कैसे शो करवाना होता है, वो सारा काम हम कल करेंगे। फिर एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। और आप लोगों को जब छुट्टियां हो जाएं तो मुझे बताइएगा, फिर मैं चाहता हूं कि एक हमने इकट्ठी 4 घंटे की क्लास रखनी है। ठीक है, 10 बजे का टाइम होता है उस टाइम। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा? सर कंस्ट्रक्टर की टाइप्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खुश आमदीद।